अभी ये लॉजिक समझ में आया? मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए लैंग्वेज में ये लिखा है, ये लिखा है ना कि एंट्रोपी चेंज होगा ना इनिशियल सॉल्यूशन फेज से वेपर फेज में, कहां पे ज्यादा देखने को मिला? सेकंड वाले सॉल्यूशन में, है ना? इसका मैग्नीट्यूड वहां पे हाई दिख रहा है। क्लियर है ये? क्लियर? अब फ्रीजिंग पॉइंट की अगर बात करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? नेक्स्ट पेज पे चलो देख सकते हैं। मैं एक रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं कि ये सॉल्यूशन है, ये पहला था बॉइलिंग पॉइंट का, ये था बॉइलिंग पॉइंट का, है ना? बॉइलिंग पॉइंट कहां डिफाइन करेंगे? जब वेपराइज होंगे, है ना? इसी डिफरेंस। ये है भाई सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 1 का एनर्जी थोड़ा सा हाई थी, ये है सॉल्यूशन। अब मेरे को फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है नीचे की तरफ जाना, सॉलिड अच्छा भाई, नीचे की तरफ जाना, ये बोल सकते हैं ना? तो पहले वाले में एंट्रोपी चेंज कहां पे ज्यादा दिखा था? यहाँ पे ये गैप था और यहाँ पे ये गैप, ठीक है? अब यहाँ पे गैप कंपेयर करते हैं, इसका गैप ये दिख रहा होगा फ्रीजिंग पॉइंट जाने में, इसका गैप क्या दिखा? ये लार्ज गैप दिखा, दिख रहा है ना? तो हम इसको बोले डेल्टा एस वेपराइजेशन, ऐसे लिख लो, मोर करेक्ट फॉर्म। यहाँ पे भी क्या बोलेंगे? डेल्टा एस 1 वेपराइजेशन, इसको डेल्टा एच 2 वेपराइजेशन, और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? डेल्टा एस 2 फ्रीजिंग, बोलते फ्रीजिंग, डेल्टा एच 2 फ्रीजिंग, और यहाँ पे क्या बोल देते हैं अपन? डेल्टा एच 2 एस 1 फ्रीजिंग। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, किसका वैल्यू हाई दिख रहा है? इसका वैल्यू हाई, है ना? तो इस कंडीशन में हमने जो लिखा है कंडीशन, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का हाई होना चाहिए और फ्रीजिंग पॉइंट सेकंड वाले लिक्विड का। कोई दिक्कत नहीं ना? आई थिंक अब ये लॉजिक सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम रेफरेंस किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्यूशन से गैस के फॉर्म में चलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट मतलब गैसेस फेज, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब सॉलिड, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब सॉलिड फ्रीजिंग। कांस्टेंट टेंपरेचर पे जो भी फेज से लिखा था उसका डेल्टा एक्स का वैल्यू, अरे वही 1 1 1 1 दोनों में 1 1 सेम की एंट्रोपी का कांसेप्ट समझ में आ सकते हो, है ना? कभी और क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भाई एक दो टाइप के सॉल्यूशन दे देगा, बोलेगा भाई किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो हमें क्या देखना है? एंट्रोपी चेंज का डिफरेंस देखना है ना? जो पहले से ज्यादा एंट्रोपी रहा, जिसका कम एंट्रोपी में, मतलब दोनों का फाइनल वैल्यू सेम है, जिसका हायर एंट्रोपी वो जल्दी से बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा टाइम लगाएगा, हम ये बोल सकते हैं T1 का वैल्यू ग्रेटर देन T, ठीक है ना? फ्रीजिंग पॉइंट में हमें क्या देखना है? जिसका गैप हायर है या जिसका गैप कम है, दोनों में देखना। जिसका गैप कम है ना उसका वैल्यू हाई है, जिसमें दोनों का गैप कम है उसका वैल्यू हाई है, इसमें भी जिसका गैप कम है उसका वैल्यू। क्लियर? यस सर। चलिए लास्ट पॉइंट आते हैं चैप्टर के, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड, चैप्टर का लास्ट पॉइंट, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। लिखना है स्टेटमेंट, all the gases are soluble in all the liquids to a small or larger extent, to a small or a larger extent. Solubility of gas in a liquid depends on solubility of gas in a liquid depends on following factors. Following factors. Following factors. Following factors. Following factors. पहला तो लिखना nature of gas. Nature of gas. Nature of gas. लिखना है gases which are which के gases, nature of gas. फैक्टर्स में पहला फैक्टर लिखना नेचर ऑफ गैस,
पहला फैक्टर में लिखा हुआ है, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, इसको गैसेस स्टेट वाले फंडे से थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। इतना नेचर ऑफ गैस पहला पॉइंट। गैसेस व्हिच कैन बी लिक्विफाइड इजीली आर मोर सॉल्युबल। गैसेस व्हिच कैन बी लिक्विफाइड इजीली, gases which can be liquefied easily are more soluble, are more soluble, are more soluble. That is gases having higher value of critical temperature. That is gases having higher value of critical temperature are more soluble. Are more soluble. टेम्परेचर क्या होता है? गैसेस से शेप में बढ़ के आए। अभी एक लेवल से बोल दूं कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसको गैस पहले पास कर लिया ना, तो उसको लिक्विफाई करना पॉसिबल नहीं। तो अब आप है, अब आप है, इसकी इक्वल टू था 80/27 80/27 आ रही है, और भी है वेंडर वाल्स कांस्टेंट। वही जो मैं बोल रही हूँ, तो पूरा कंसेप्ट देखो तो कैसे पता चलेगा कि बोल रही है, ऐसा नहीं है ना भाई, पूरा उसका डेरिवेशन करना रहता है कैसे भाई। देखो कैसे किसी को तो नहीं जाता, नहीं है नहीं दूंगा, ठीक है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल लिखना है, फॉर एग्जांपल लिखिएगा, फॉर एग्जांपल लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि हीलियम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रहेगा, तो लिक्विफाइड मतलब तो गैस से लिक्विड में मेरा लिक्विड क्या होता है? यहां पे लिखा है गैसेस व्हिच कैन बी लिक्विफाइड, हां, आर मोर सॉलिड। हां सही तो बोल, इसको हम ज्यादा अच्छे से वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, वो सॉल्युबल। इसका मतलब क्या होता है? क्या बोल रहे हैं आप? फिर से करो, गैसेस गैस क्या है? गैसेस, गैस को लिक्विड में से डाल के छोड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक कभी पिए? हां, खोलते ही गैस निकल जाता है ना, नहीं सॉल्युबल रहेगा ना। जो इजीली लिक्विफाई होगा वो भी सॉल्युबल। जरूरत था सब चीज है, कुछ ना क्या लिखा। तो ये एक फैक्ट है, इस फैक्ट को याद रखना अपने को। हीलियम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ये एक फैक्चुअल डेटा है। हीलियम N2 और H2 में ये एक फैक्चुअल डेटा है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, है ना। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। हीलियम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ये होता है, ये याद है ना। बाकी कुछ एक पॉइंट है ना हम यहाँ पे बता सकते हैं नेचर ऑफ गैस में, है ना। ये वाला फैक्ट है, ये वाला क्या है भाई? फैक्ट है ना। इस फैक्ट को हमें याद रखना, ठीक है, कि हाइड्रोजन सबसे ज्यादा सॉल्युबल। बाकी हम कहीं पे देखेंगे ना, तो सॉल्युबिलिटी जो होगा ना, solubility of gas, solubility of gas directly proportional to polarity होगी। जो पोलर होगा ना वो ज्यादा सॉलिड, है ना। वाटर क्या है भाई? पोलर। वाटर क्या होता है? पोलर। कोई भी गैस अगर पोलर रहे तो उसमें ज्यादा सॉलिड है। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा सॉलिड, NH3 और O2 में ज्यादा सॉलिड कौन सा होगा? क्या बोलोगे? NH3। क्यों? क्योंकि ये पोलर। क्यों? क्योंकि ये पोलर। एक फंडा गया। बाकी अगर कहीं पे पोलरिटी वाला फंडा अगर फेल हो जाए, दोनों ही नॉन पोलर रहेंगे ना, तो मॉलिक्यूलर वेट का फंडा ले लेते हैं। जैसे O2 और N2 में ना हम क्या बोलेंगे भाई, O2 जो होता है वो ज्यादा सॉल्युबल, बट इन फंडे को यहाँ पे अप्लाई मत करना है, आप याद रखना। इस लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई मत करना, हीलियम, नाइट्रोजन और H2 के लिए अप्लाई नहीं करना है ना। बाकी ये याद रखने, बाकी दोनों बाकी अदर गैस का लॉजिक जहां पर पोलर देखे ना, पोलर का सॉल्युबिलिटी हाई होगा। अगर दोनों ही नॉन पोलर रहे में मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं, बट इन तीन को छोड़ के हीलियम, नाइट्रोजन और H2।
ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखना है, सेकेंड पॉइंट लिखना है, सेकेंड पॉइंट नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सेकेंड पॉइंट लिखना है नेचर ऑफ सॉल्वेंट में लिखिएगा as dielectric constant increases, as dielectric constant increases, as dielectric constant increases, solubility of gas, solubility of gas in the solvent increases. The solvent increases. अब डाइलेक्ट्रिक का मीनिंग क्या था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये भी पोलैरिटी पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, पोलैरिटी। एक पॉइंट और आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज, आगे लिखना दैट इज gases capable of forming ions, gases capable of forming ions, gases capable of forming ions, gases capable of forming ions are much more soluble, are much more soluble in the liquid, are much more soluble in the liquid, are much more soluble in the liquid. Effect of temperature, effect of temperature, effect of temperature. As temperature increases, the solution of gas in a liquid decreases. Effect of temperature में लिखना है as temperature increases, the solution of gas in a liquid decreases. The solution of gas in a liquid decreases due to exothermic reaction. Due to exothermic reaction. Due to exothermic reaction, है ना? एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है ना भाई, इसमें ये कहाँ पे आपने पढ़ा था, केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखे थे, है ना, कि एक्सोथर्मिक में टेंपरेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहाँ जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन, एंडोथर्मिक में टेंपरेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यहाँ पे हम एक लॉ पढ़ते हैं, उसको लॉ बोलते हैं हेनरी। क्या बोलते हैं भाई, हेनरी। लिखना है हेनरी लॉ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में लिखना है हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ। लिखिएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, solubility of a gas, solubility of a gas expressed in terms of mole fraction, expressed in terms of mole fraction, expressed in terms of mole fraction is directly proportional to, is directly proportional to directly proportional to its pressure plus partial pressure, is its partial pressure, partial pressure। तो अगर मैं कहीं पे पार्शियल प्रेशर लेके चलता हूँ, मैंने ये लिखा है पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन प्रेशर में मैं एक्सेस किया है ना। जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइड को हटाओगे, यहाँ पे क्या आएगा, केएच बन जाएगा। इस केएच को बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। केएच को क्या बोलते हैं भाई, हेनरी कांस्टेंट। और जैसे जैसे ये केएच का वैल्यू बढ़ता जाएगा, हम क्या बोलेंगे भाई, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की इंक्रीज, है ना। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ये लिखा है, ये लिखा है भाई। जो भी सॉल्युबिलिटी लगता है वो पार्शियल गैस को पार्शियल प्रेशर मिक्सचर ऑफ गैस करेगा तो अलग अलग लिखनी चाहिए, ठीक है। पार्शियल प्रेशर अगर होता है
तो P जो होता है ना वो KH into X के इक्वल है। KH को क्या बोलते हैं अपन? हेनरी कांस्टेंट है ना। तो जहां पे हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा उसके पॉइंट्स की वैल्यू भी रिलेटिव होता है, अलग अलग के लिए अलग अलग। गैस का नेचर अलग अलग है तो KH का वैल्यू ठीक है। एक पॉइंट लिखिएगा, एज हेनरी कांस्टेंट इंक्रीजेस solubility decreases. As Henry constant increases, as Henry constant increases, solubility decreases. As Henry constant mole fraction कम होती है. As Henry constant increases, solubility decreases. है ना? अरे इसको बढ़ाएगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगा, ये वैल्यू इसके इक्वल है. इसको अगर बढ़ा दोगे तो ये वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया, तो solubility कम. हाँ तभी तो ये इक्वल का मतलब क्या होता है? बहुत मार्किंग में नहीं वो भी तो ये बढ़ रहा है. मोल फ्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ गैस पे जितना लिया है वही ये बढ़ा है, फिर बढ़ेगा क्या? ये बढ़ा है, ये वाला वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? इस प्रोपोर्शनल साइन को हमने बोला है कि एच बोलना है ना. तो ये दोनों वैल्यू तो इसी के रीजन से, प्रेशर किसके रीजन से लगता है? नंबर ऑफ गैस के रीजन से. अगर गैस का अमाउंट कम कर दोगे तो प्रेशर कम हो गया. क्या बोलेंगे? प्रेशर कम लग रहा होगा, कम लग रहा होगा, सॉलिबिलिटी कम हो गई. ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है कि हेनरी लॉज इज नॉट एप्लीकेबल. हेनरी लॉज इज नॉट एप्लीकेबल इफ हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इफ pressure is very high. Pressure is very high. Temperature is low. Temperature is low, and gases undergoes some chemical change on dissolution. And gases goes some chemical change on dissolution. है ना? तो ये तीन कंडीशन में हेनरी लॉ अप्लाई नहीं है. बाकी हर जगह हेनरी लॉ आपसे पूछेगा हेनरी लॉ कब अप्लाई होगा, तो हम इसका उल्टा पॉइंट मिलेंगे, है ना. कब होगा अप्लाई भाई? जब प्रेशर कम रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा और जो केमिकल चेंज नहीं होगा, केमिकल चेंज नहीं. ठीक है, यही ध्यान रखना. एक पॉइंट और एक क्वेश्चन कराएंगे फिर खत्म हो जाएगा, फिर हम चलेंगे सर्फेस के लिए. एक क्वेश्चन हेनरी लॉ पे बेस्ड है, रिसेंट ईयर में पूछ लिया है ना, इसलिए करवा रहा हूं. मेंस 25 में क्वेश्चन लिखा है. देखिएगा, कैलकुलेट pH ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम. कैलकुलेट pH ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम with CO2. Calculate pH of water in equilibrium with CO2 at pressure 10 to the power minus 3 atm with CO2 carbon dioxide at pressure 10 to the power minus 3 atm. 10 to the power minus 3 atm. नीचे हिंट में गिवन है pH of CO2 is 100 atm. pH of CO2 is 100 atm and Ka of carbonic acid H2CO3 is 10 to the power minus 6. एक बार ट्राई कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हमारी चैप्टर खत्म हो जाएगा. फिर 10 से 15 मिनट में सर्फेस पे, आधे घंटे में सर्फेस केमिस्ट्री खत्म कर देंगे. कंफ्यूजन के बाद आपने सिलेबस खत्म करने का डेट एक्सेल 8 नवंबर. देखिए
एक महीने बचे ना, पूजा के बाद खुलेगा, उसमें कोऑर्डिनेशन बढ़ाएंगे, आपको एलर्जी मीडिएटर, एलर्जी मीडिएटर, environmental chemistry में everyday life ये किसी क्वेश्चन एक वो पढ़ के जाएगा, पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन हर बार फिक्स रहता है, लास्ट 5 साल की क्वेश्चन है, एलर्जी मेंस में नहीं है, एलर्जी मेंस में नहीं, एडवांस में है, और दिया गया आपका पीरियोडिसिटी वाला पार्ट है और कंपाउंड वाले पार्ट मेंस में नहीं है ना, और कोऑर्डिनेशन गलत है एक भी, और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है अपने को, क्योंकि उसका वेटेज बहुत है। उसके बाद फिर आप लोग का रिवीजन में रिवीजन ही होगा, उसी को हम सर एक मिनट, हाँ 2 मिनट ली, सबसे पहले क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, है ना, क्या करेंगे, गैस का तो हेनरी लॉ का फंडा अप्लाई करना पड़ेगा, kh into x equals to p, क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, x का वैल्यू निकल गया वो ना, वॉल्यूम सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, जो भी वैल्यू है इसको कार्बोनिक एसिड में एसिड होता है, मेरा पीएच बेसिक आ गया, पहले ये गाया था वो कुछ ज्यादा या सटीक आ गया, पी एक सारा सब क्या अलग अलग आ, हम करेंगे तो और बदलेंगे बहुत सारे, तुम भी तो करो यार, 6 के आप देखते हैं, 6 के आप नहीं कम 4 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है, 6 और 4 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है भाई, वही पीएच है, अच्छा हाँ लिख गया मेरे को लिख गया, देखते कैसे क्वेश्चन में तुम्हारा लिमिट बताएंगे आप लोग, कैलकुलेट द pH of water kf into x equals to p ना,
तो हम x का वैल्यू निकाल लें 10 to the power minus ये 5 क्या है 10 to the power minus 5 मोल ना मोल ही ना क्या मोल फ्रैक्शन है ना मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं है यूनिट कुछ नहीं वही पूछ रहा था। तो x का वैल्यू है 10 to the power minus 5 सबके लिए है ना। एक मोल ऑफ सॉल्यूशन में क्या पड़ेगा 10 to the power minus 5 ये तो बोल सकते हैं ना भाई कुछ नहीं आया नीचे 1 है कुछ नहीं आया नीचे तो 1 है एक मोल में इसका मोल CO2 का कितना है 10 to the power minus 5 है ना। अब एक मोल को हम वाटर की टर्म्स में बात करें तो 18 ग्राम में ये बोल सकते हैं 18 ग्राम में 18 ग्राम में कितने मोल है इसके 10 to the power minus के 18 ग्राम को 18 ml भी बोल सकते हैं वाटर का डेंसिटी 1 है ना। अब हमें मोलरिटी निकालना है तो 1 लीटर के लिए निकालना रहता है 1000 लीटर करेंगे फिर से करेंगे प्रोसेस करिए समझदार ना आता 1 लेके भी नहीं करता है बस सही तो ज्यादा समझदारी दिखाएंगे। ठीक है भाई देखिए ये मोल फ्रैक्शन है तो मैं लैंग्वेज में लिख रहा हूँ 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट में लिख देना है ना 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन ही लिख 1 मोल ऑफ H2O में है ना। अगर 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन रहा ना तो उसमें 10 to the power minus के 5 मोल क्या है CO2 बोल सकते हैं भाई कोई दिक्कत है भाई 1 मोल का मतलब 18 ग्राम ऑफ H2O कर सकते हैं 18 ग्राम ऑफ H2O में 10 to the power minus 5 मोल ऑफ CO2। अब 18 ग्राम को हम 18 ml भी बोल सकते हैं इधर लिख रहे हैं है ना 18 ml of H2O contains 10 to the power minus 5 mole of CO2 5 पर 4 लीटर ने 1000 वो एसटीपी कंडीशन पे होता है 100 ml गैस के लिए होता है 100 ml of H2O सॉरी 1000 ml of H2O रहा इसके लिए क्या हो जाएगा 10 to the power minus 15 by 18 into 100 ये ना कर सकते हैं। ये क्या मिल गया कंसंट्रेशन ये क्या मिल गया भाई कंसंट्रेशन है ना मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100,000 यही था ये क्या मिला कंसंट्रेशन। ये जो वैल्यू है ना वो इसको रिप्रेजेंट करना होगा कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट द सेम टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 रिप्रेजेंट क्योंकि H2CO3 से ही क्या मिला है अपने को CO2 मिला। अब H2CO3 क्या होता है वीक एसिड क्या होता है भाई वीक एसिड इसके लिए आपको क्वेश्चन है कि A का वैल्यू दिया क्या दिया है कि A का वैल्यू तो हम क्या लिखेंगे इसका डिसोसिएशन इक्वेशन देख सकते हैं ना क्या लिखेंगे भाई डिसोसिएशन है ना और उसके अकॉर्डिंग टू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे करिए ट्राई अब इससे ज्यादा कोई लिंक नहीं दे सकते हैं के बाद करिए ट्राई वैल्यू क्या आएगा आंसर K इक्वल्स टू क्या होगा K का एक्सप्रेशन पता है ना आपको Cl का स्क्वायर है 1 माइनस अल्फा जो होता है ना C माइनस अल्फा को फंड लगाएंगे नहीं बोलूंगा लिख खुद से ये क्या एक्सप्रेशन भूल गया अरे H2CO3 को डिसोसिएट करके देख क्या बन रहा है तो कुछ कर पाएगा H2CO2 को डिसोसिएट करके देख क्या आया इससे करवाओगे नहीं करोगे H2CO3 को अगर हम डिसोसिएट कर रहे हैं ये क्या देगा भाई ये आ रहा है एक बनता है ना क्या बोलेंगे भाई इसके लिए K का वैल्यू क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यही था तो ये आ जाएगा x स्क्वायर ऊपर क्या आएगा x स्क्वायर दोनों का कंसंट्रेशन सेम ही रहेगा है ना भाई Q2 एक तो है तो x स्क्वायर इनटू x क्यूब आएगा जो पार्ट डिसोसिएट हो रहा है ना यहां से उसके टर्म्स में बात करेंगे इसका x बना उसका भी x बना
तो उसके बाद जब प्रोडक्ट का कंजम्पशन टू द मास स्पेसिफिक कोएफिशिएंट होता है तो के एक्स बाद में कैलकुलेट करना, हम एक्सेस के बेसिस पे कर लेंगे कार्बोनेट आयन के कंसंट्रेशन के बाय इसका कंजम्पशन ना पीएच निकाल लेना। ये तो कुछ बना ही है, नीचे सॉलिड के टर्म्स में बाइंड किया है ना कार्बोनेट आयन, है ना। कार्बोनेट क्या होता है, सॉल्युबल होकर नीचे सेटल डाउन होता है। हमें जो भी वैल्यू लिखना है वो पीएच के टर्म्स में इसी के टर्म्स में लिखेंगे। CO2 का डेल्टा H2 CO3 के इक्वल है ना। हमें पीएच ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, क्या निकालेंगे भाई, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, यही ना। मैं इसके लिए लिख रहा हूँ K इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन c माइनस का x या c माइनस का अल्फा इनटू स्क्वायर कर दें। तो ये x था ना, तो x क्यूब होगा, तो x के लिए कर देते डाल दो, ये आएगा x स्क्वायर, है ना। देखिए k का वैल्यू क्वेश्चन क्या गिवन था, 10 टू द पावर माइनस का 6, ये आया x स्क्वायर इनटू x, है ना। c का वैल्यू क्या था जो आपने ये निकाला, माइनस का x, कंफ्यूजन सब सही है सही दिक्कत ना लीजिए सब तुम नहीं सही बोल रहे सर। 2x ये 1 माइनस x मिलता है, तो यहाँ पे 2x और x लिखते थे ना इक्विलिब्रियम में, ठीक है। आप इसकी बेसिस पे निकालना है, करो कैलकुलेट, सही होगी, कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करिए, c के रिस्पेक्ट में x को नेगलेक्ट कर दीजिएगा, c के रिस्पेक्ट में x को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं c का वैल्यू बहुत हाई दिखने का है, वहां नहीं दिखना, 10 टू द पावर माइनस 2 80 है। करो फिर से, करो सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा टफ करते हैं, मैं कैलकुलेशन हटा देता हूं, हटाना हां तभी होगा सॉल्व, लाके हटाना आइडेंटिटी का फंडा पूछ किया। यहाँ पे भी डिसोसिएशन बहुत कम डिसोसिएशन होता है तभी हटा देते हैं, बहुत ज्यादा होता है तभी हटा देते हैं, तो सॉल्व नहीं करते, लिमिटेशन है नहीं। तो बहुत कम होगा क्योंकि वीक एसिड अच्छा हम करो सॉल्व करें क्या आ रहा है, तो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ इसको उड़ा दिए हाँ उड़ा दिया बहुत सही है। और पेटी में एक ऐसी नई चीज खरीदी, करके देखो आपको आ रहा है नहीं यार, अरे अरे सही x का वैल्यू 10 टू द पावर -2 अपॉन 2 3 नहीं 4 3 2 2 आ रहा है नीचे उसका क्या करें, इतना खतरनाक तो नहीं है, ये x स्क्वायर है ये x है, क्यूब का वैल्यू 10 टू द क्यूब का 18 हो रहा है का लेकर भाई देख रहे थे क्या 80 टू द पावर कितना होगा 36 7.2 4.8 4.8 इसलिए
करना पड़ेगा आंसर क्या है? ये इसी के नियर 4.7 समथिंग एक मिनट रुकिए, हम कर रहे हैं। इसको कितना आएगा? ओके, इधर है, इतना नहीं है तो 8.5 ले लीजिए। नहीं वो स्क्वायर इसमें कुछ नेगलेक्ट नहीं करना क्यूब में होगा तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 5 का क्यूब 125। 4 का कंसंट्रेशन कार्बोनेट की कंसंट्रेशन नहीं गिवन है ना यहाँ पे 4 ही है। कार्बोनेट वाली कंसंट्रेशन नहीं यार सही आंसर नीचे वाले एक्स को जब तक नहीं हटाएंगे आई थिंक सॉल्व नहीं मेरे को जैसा तो नीचे वाले सी एक्स को हटा दीजिए फिर आपका आंसर आ जाएगा 4x क्यूब इक्वल्स टू सी का वैल्यू क्या रखोगे 10 टू द पावर -2/18 10 टू द पावर -2/18 करता हूं ट्राई आप लोगों भी शायद यही किए होंगे इसको हटा दो यहाँ पे क्या बनेगा 10 टू द पावर -6 और ये है 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर माइनस का 8 ना ये 10 टू द पावर -2/18 ना ये 10 टू द पावर -8 इक्वल्स टू ये आया 18 ऊपर जंप पे चला आ गया तो नीचे 72 लिख देता हूँ ठीक है और ये आया होगा 4x क्यूब 17 to 4 into x क्यूब ना यही किए थे सही है ना 10 से मल्टीप्लाई कैसे डिवाइड करते हैं अच्छा क्या बात कर रहे हैं? 2 प्लस का लॉग 4 है मतलब 2.8 है। देखते हैं भाई तेरा भी यही है पहले ये बता हाँ वही है। ठीक है अभी बच्चे देख लो 4 into 17 वो उसमें कैलकुलेटर से किया स्क्वायर का निकालना तो नीचे 18 और ये 4 जो था ना 18 into 4 से 72 हो गया अच्छा 4 का और फिर से 4 का है कहाँ से 4 72 into 4 है। इन 72 तो लिख रहा हूँ हाँ मेरे को बता तेरे को दिख रहा है 2.8 है। वही टैक्स का मतलब क्या है इससे इसके बाद में 10 to the power -2/4 approximate पहले तक क्या शेयर किसी मेंस में दिया थोड़ा टफ होगा approximate दिया अरे मेंस में दिया है क्वेश्चन और मेंस में क्वेश्चन सही बोला क्या है 10 to the power -8 by 72 equals to x क्यूब और कुछ तो करेंगे नहीं भाई हाँ तो 10 to the power -2/4 ले लीजिए। x का वैल्यू क्या है यही आ रहा है ये डायरेक्ट पीएच निकाला डायरेक्ट केस निकालो ठीक है ये निकाले थे कि नहीं सर 64 ले लीजिए ना नीचे x का निकाल और x स्क्वायर होगा h प्लस का ठीक वही से कर देते हैं सही है एक प्लस का इंटीग्रेशन 4x कर लेना नहीं 4x कर लेना x से कर लेना। चलो मैं उसी वाले फंडे से लिख देता हूँ k का वैल्यू क्या था हेलो हेलो k का वैल्यू क्या था हां 10 to the power -6 इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ h प्लस का स्क्वायर ऐसे कर देते हैं सबसे अच्छा इनटू कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन नहीं गिवन है ना जो नहीं गिवन है वो सेम ही होगा भाई सेम सेम है ना कुछ भी नहीं लिखे और यहाँ पे क्या था 10 to the power माइनस का 8 ना h पे सीधा 3 का कंसेप्ट और क्या था उसको उससे काट दीजिए सीधा ये सब कंसंट्रेशन बता देंगे क्या था भाई 18 into 1000 ना ये -2 होगा ये 2 था ठीक है वैल्यू लिख रहे हैं हां -2 था ठीक है x को मैं गायब कर देता हूँ x2 गायब है ना यही है ना और कुछ तो वैल्यू आ नहीं रहा है कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन कहां से निकालेंगे फिर उसको x लीजिए और h को भी x लीजिए तो फिर 4x क्यूब आता है ना x लीजिए ऐसे ही ना कार्बोनेट आयन को पहले भी कार्बोनेट है और बाद में भी है तो जोड़ना पड़ेगा हम लोग बस x लिए हैं उसमें जोड़ना पड़ेगा ये पहले ये बनेगा h प्लस SCO3 माइनस और ये बनेगा SCO3 माइनस उससे कट जाएगा H प्लस और CO3 माइनस 2 है ना ये खत्म हो जाएगा डायरेक्ट लेकिन कार्बोनेट तो आ ही रहेगा और इसमें कुछ गड़बड़ है डेटा ना चलिए नहीं तो जो की हो वही सही है h प्लस का 10 to अगर उससे करें ऐड करके तो 10 to the power -3/2 है किसका h प्लस का कंसेप्ट काहे पूछिए काहे आप देखिए प्लस CO3 2 माइनस का जो कंसेप्ट लिखेंगे बस x नहीं लिखेंगे
वहां पे वो जो पहले था मेरे पास H2CO3 वहां पे उसका भी कंसेंट्रेशन से वहां पे जोड़ना पड़ेगा ना। अरे कॉमन आयल में वही होता है। हाँ तो जोड़ के नहीं लिखेंगे। ठीक देखते हैं भाई, ये x था, x माइनस वाई ले लो, ये y ले लो, ये y ले लो, ये y माइनस z ले लो, ये z हो जाएगा, ये z हो जाएगा, इसको लिखते y प्लस z, इसको लिखते z प्लस y, है ना। यही करते थे, कुछ तो होता नहीं था, उसके तो k और k2 का वैल्यू देना चाहिए ना भाई। मेरे पहला दिया हुआ तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, ये होगा ही ना। पहला दिया तो ये नेगलेक्ट कर देंगे, है ना। तो कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ नहीं है, फिर हम बाइकार्बोनेट ही लेंगे, x स्क्वायर ही आएगा यहाँ, वो x स्क्वायर नहीं आएगा। इसी के इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू करना है। 2x होगा ना, 2h प्लस एक और एक ही h प्लस पहला स्टेप में डिसोसिएट हुआ था, k2 दिया था तब 2 लेते हैं, यही हम लोग गलत कर रहे हैं, समझा। ये क्या है भाई, पॉलीबेसिक एसिड। क्या है ये, पॉलीबेसिक एसिड, बट वैल्यू किसका दिया है, Ka1 का। वैल्यू क्या दे दिया, K1 लिखा, जो दिया वो K1 ही है भाई, है ना। जो दिया है वो K1 ही रहेगा पहले के अकॉर्डिंग टू। तो हम जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ले रहे थे ना, ऑनलाइन बुक से देखना है यहाँ पे, हम लोग के शायद इस क्वेश्चन में जो आंसर नहीं आ रहा है ना, उसके पीछे लॉजिक ये है। तो वो हमारे को समझा दे कि उधर समझा रहा है, ये इक्विलिब्रियम के एक फैक्ट को हम लोग गलत कर रहे हैं, है ना। हमको इसके अकॉर्डिंग टू K का एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। तो पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू K का एक्सप्रेशन लिखोगे ना, तो ये क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2CO3। देख सकते हैं ना। अब देखना, इसका भी कंसंट्रेशन x ही है, इसको भी x ही है, x into x x हो जाएगा, और ये C minus x करेंगे नहीं ना। इस x को इसके रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर देते हैं, इस x को पहले सुन लो, इसके बाद पूछ रहा क्वेश्चन। 10 to the power minus 6 equals to x square, ये आएगा 10 to the power minus 2 by 18 का, ये 18 जब करके उधर आ जाए, यही था। देखना x स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, 10 to the power minus का 8 by 18, ये आ रहा होगा x equals to 10 to the power minus का 4, 18 का रूट होगा 4 point something, है ना। 18 का रूट 4 point something, देख दे कितना को 4.6 4.5, इसको रूट 18 रहने देते सॉल्व कर हो जाएगा। हां 4.4, अरे छोड़ ना, मैं रूट में ही रहने देता हूं, 4.4 ये रूट 18 कर देता हूं, इसी का pH निकाल देता हूं, है ना। तो pH का वैल्यू क्या होगा, माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और यही है वैल्यू अपना, है ना। तो माइनस ऑफ लॉग ये आया 10 to the power minus 4 log A by D, ये आएगा log 10 to the power minus का 4, और माइनस का log 10 to the power सॉरी log रूट 18 ना, 18 to the power 1 by 2 कर सकते हैं ना। सही कर रहा हूं, देखना जहां पे कुछ मिस्टेक दिखे ना बताना आप। pH इक्वल्स टू नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, -4 बाहर, ये माइनस का 4 बाहर 4 कर देता हूं, और इस माइनस को अंदर लेके जा रहा हूं, है ना। ये आएगा माइनस का 1/2 बाहर कर दिया, प्लस का 1 माइनस माइनस का प्लस, ये माइनस 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 प्लस प्लस का 1/2, और log 18 को ना log 6 प्लस log 6 into 3 कर देगा, है ना। तो हाफ log 6 प्लस का हाफ log 3 कर सकते हैं ना। तो 4 आया, log 6 का वैल्यू क्या होता है, 9 into 2 लिखिए ना, एक 3 स्क्वायर हो जाएगा, एक ऐसे ही निकाल। log 6 का वैल्यू क्या होता है, पॉइंट, log 6 को क्या लिख सकते हैं, log 2 into 3, है ना, 0.477 और 0.301 क्या आता है भाई, 0.778, है ना, 0.778 by 2, और log 3 का वैल्यू होता है 0.477 by 2। इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये आएगा 4 प्लस इसका वैल्यू हाफ कर दो, क्या आ रहा है 778 का हाफ 350 385 385 into 2 770 ना, अरे 39 पकड़िए, 350 मतलब आ रहा है 389 4.61, ये वैल्यू सो आंसर 4.62, ये करेक्ट है। हम लोग कहां पे मिस्टेक कर रहे थे, इक्विलिब्रियम पॉलीप्रोटिक एसिड का फंडा मिस कर रहे थे। अब तेरा जो डाउट है मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, है ना। पॉलीप्रोटिक एसिड में एक ही स्टेप में दोनों डिसोसिएशन नहीं होता, दोनों स्टेप का K1 और K2 दिया रहेगा, तभी हम वो वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे जो लिख रहे थे, है ना। अगर नहीं दिया रहे तो हम एक ही स्टेप की बात करेंगे। मतलब वो काटने दोबारा सिखाइए ना, कौन सा काट रहे हैं तुम्हारे से, सब कैसे काटते हैं, किसको काटते हैं, बोलो आप काटे हैं,
ये क्वेश्चन क्रिएट अगर दिया रहता तभी तो इसका कुछ वैल्यू है ना भाई, ये हुआ ही नहीं तो ये डिसोसिएट ही नहीं होगा। नॉर्मल कांसेप्ट से हम ऐसे लिखेंगे CO3 को माइनस एक ही स्टेप में रहेगा। H2CO3 ने पहले स्टेप में हमें दिया होगा H प्लस और HCO3 माइनस खत्म, इसी के अकॉर्डिंग टू ये होगा। ये डबल स्टेप में जब होगा ना, जहाँ ऊपर वाले में क्या काट दीजिए, कहाँ काटेगा, x और x लिया तभी तो x स्क्वायर आया। वहां काट ये दो स्टेप जब करोगे तो यहाँ पे दोनों सेम रहेगा। तो एडिशन नहीं सीखा है मैथ में, प्लस 1 x इक्वल्स टू y प्लस z और z इक्वल्स टू x प्लस y। ये नहीं होता, ये हम देख रहे थे भाई कि दो की वैल्यू अगर गिवन रहता ना, देन हम ये वाला फंडा लेंगे। दो की वैल्यू गिवन नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग टू ईच ये आप करें इसको लिखिए आराम से। यहाँ पे हम लोग एक मिस्टेक कर रहे थे ऑनलाइन क्वेश्चन, देखना ये वाला एक्सप्रेशन जो है ना ये गलत है, मैंने भी गलत लिखा। अब सही तक हम लोग पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम का फंडा, आयनिक इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट है ना, वो यही पे क्वेश्चन यही पूछता है आपसे, सॉल्यूशन पे बनाते है ना। अब इसके अकॉर्डिंग लिखिए तो आंसर आ जाएगा फॉर्मूला से। ठीक है, पीएच ऑफ या आयनिक इक्विलिब्रियम पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए K1 का जो कंसेप्ट था, हम वहां पे एक मिस्टेक करेंगे। इस क्वेश्चन के चक्कर में आज स्टार्ट नहीं हो पाएगा। करे तो थोड़े इसको गाइड कर देते कि नहीं हो रहा तो छोड़ दो। ऐसा ना ये से नहीं नहीं कहाँ करा है, इसलिए तो पूरा देखिए इसमें क्या लॉजिक हम मिस कर रहे हैं, है ना। इसी वाले थोड़ा सा याद हो गया, लिख लेना यहाँ पे नोट में। ये पॉलीप्रोटिक एसिड है बट K का वैल्यू एक ही गिवन है। इन केस ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड लिख लो, इन केस ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड K1 is much higher than K2, है ना, यही रहता है ना। ऑलवेज डील विद K1 वैल्यू, है ना, सिंपल लिख लो। इन केस ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड ऑलवेज डील्स विद K1, खत्म, ऑलवेज डील्स विद K1 वैल्यू। हाँ बोलो किसने दी है थोड़ा रुक जाइए। जी। नेक्स्ट रीडिंग है सल्फर लेकर कॉपी कर लिए नहीं इसी के लिए उठने की से लेना स्टार्ट किया ना, क्या से लेना स्टार्ट किया। आज बात ये बोल रहे हैं मार्कोनी और अपनी शत्रु अशोक ये तीन बोला कितना पता है और पता नहीं नहीं वहां पे शायद एक बड़ा मॉन्स्टर कम हो गया। हम जैसे सुनने में ऐसा ये आपका टूल आ गया यहाँ क्या है यूनिवर्सिटी में वर्जन है शोभापुर में ये बना है संकल्प में तो वो बना है दीघा वाला जो हाँ। बना है ना उसके और एक जगह पे थोड़े राइटर्स गिर गया
इलेक्ट्रोलाइट गिर गया कैसे? मैंने कहा आज बारिश हुआ अब 0.47 और log 2 के वाले 0.30 3 ले लेते हैं तो 0.3 मतलब 0.1 नहीं चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखना है सरफेस केमिस्ट्री 4.62 आ रहा है हाँ बहुत सही लिखना है सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट कैसे करें कर देंगे लिखो ना तो खत्म हो जाएगा बहुत टाइम ओके सर सरफेस केमिस्ट्री में लिखना है हम सरफेस केमिस्ट्री में 3-4 टर्म पढ़ते हैं उसका मीनिंग क्या होता है ये पहले लिखना है लिखिएगा पहला टर्म है एडजॉर्प्शन है ना ADSOR PTI ये 3-4 टर्म मेरे को बताने हैं बाकी सब आपको पता है सही कोई एडजॉर्प्शन लिखना है एडजॉर्प्शन लिखिएगा वो यहाँ accumulation of molecular species accumulation of molecular species at the surface rather than bulk is called adsorption जरूर मेटल ने हाइड्रोजन को खा लिया उसको क्या बोलते हैं मैं यही बोलते हैं तो ये आपने थोड़ा अलग लिखा है क्या लिखा है accumulation of molecular species at the surface rather than bulk is called तो सरफेस पे ही होगा ना नहीं rather than bulk का मतलब क्या है अरे पहले एक्टिविटी तो करने थे कोई भी एक सेप बना लेते हैं ऐसा बना हाँ ठीक है ये बात सही है ऐसा हाँ ठीक है तो एक जो होगा ना बल्क का मतलब होता है थ्रू आउट द सिस्टम है ना सरफेस का मतलब होता है जहाँ पे बाउंड्री दिख रहा है ना तो एडजॉर्प्शन में हम बात करते हैं इसकी बात करते हैं सरफेस पे कोई गैसेस मॉलिक्यूल्स आके ना एडजॉर्ब सरफेस पे गैसेस मॉलिक्यूल्स आके एडजॉर्ब हो जाए है ना तो जो मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होता है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट है ना क्या बोलते हैं इसको एडजॉर्बेट लिखना है ADSOR एडजॉर्बेट है ना एडजॉर्बेट जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुआ ना इसको बोलते हैं एडजॉर्बेट इसको बोलते हैं एडजॉर्बेट जो एब्जॉर्ब करता है एडजॉर्बेट और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं एडजॉर्प्शन पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन एडजॉर्प्शन ठीक है ठीक है देखिए एडजॉर्बेट BAT ये एडजॉर्बेंट और ये एडजॉर्प्शन अब अगर मान लो कि यही लेते हैं हम और इसके सिर्फ बल्क में रहे इसको बल्क बोलते हैं ये जो पॉइंट दिख रहा है ना इसको बोलते हैं बल्क इसको बोल देते हैं इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन है ना एब्जॉर्प्शन इज सरफेस फेनोमेना एब्जॉर्प्शन इज बल्क है ना जहां पे सिर्फ बल्क में एब्जॉर्ब होना है उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन क्या बोलेंगे एब्जॉर्प्शन बी हो गया एब्जॉर्प्शन है ना और जब दोनों जगह हो जाएगा तो उसको बोलते हैं सॉर्प्शन क्या बोलते हैं भाई सॉर्प्शन ये बल्क में भी हो रहा है और सरफेस पे भी हो जाएगा सर बल्क में हो सकता है हाँ ये तो बल्क है एब्जॉर्प्शन हाँ तो बस पर से ही हो सकता है बस मतलब बल्क में होगा तो सरफेस पे होगा ही नहीं एकदम ये देखो ना जैसे कुछ भी चीज अगर मान लो कि कहीं पर वाटर रहता है तो अगर कोई रबर ले लेगा है ना फोम बनेगा उसको डीप कर देगा तो बाहर पे धीरे थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो बाहर के मॉलिक्यूल्स में देखेंगे तो हर जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या देगा हर जगह सरफेस का मतलब होता है सिर्फ यही इसी पे मॉलिक्यूल है तो बल्क पे रहेगा तो सरफेस पे लेकिन सरफेस इस पॉइंट की बात करते हैं ये जो पॉइंट है सिर्फ यहाँ पे रहेगा तो उसको बोलेंगे एडजॉर्बेंट टच होने वाले है ना सिर्फ अगर यहाँ पे रहे ना अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाए तो उसकी जगह नहीं गया तो कोई मेटल का रॉड है उसको पानी में डाल ना तो मेटल के रॉड के ऊपर ही सिर्फ पानी लगा तो अंदर नहीं जाता है अगर कोई चीज ऐसा ले ले जिसको भी डीप किया है ना तो हम क्या बोलेंगे पहले यहाँ से एडजॉर्ब हुआ था धीरे धीरे मॉलिक्यूल अंदर की तरफ मूव कर
स्पॉन्ज ले लेंगे, धीरे धीरे जो इनिशियल है ना उसमें उसके थ्रू जा रहा है प्रोसेस, है ना। बट आफ्टर सम टाइम जो भी मॉलिक्यूल्स दिखेंगे ना आपको सरफेस पे नहीं दिखेंगे, आपको सब कुछ अंदर एब्जॉर्ब क्या हो गया, एब्जॉर्ब। तो बल्क वाले फेनोमेना को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब इसी में से ये यहाँ पे मूव कर सकता है, या बाहर के कुछ पार्टिकल्स यहाँ मूव करेंगे या अंदर के पार्टिकल करेंगे बाहर की तरफ। और तीसरा जो होता है जहाँ पे दोनों जगह हो जाएगा उसको बोलते हैं स्वार्प्शन। क्या बोलते हैं इसको, स्वार्प्शन। अब ये पूरा सरफेस केमिस्ट्री का कंसेप्ट क्यों अप्लाई होता है ना, तो यहाँ पे हम हर जगह एक एनर्जी की बात करेंगे, इस एनर्जी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी। क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना आपने को सरफेस एनर्जी। तो थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट लिखना है सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। इसमें लिखिएगा एक पॉइंट, इट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, it is the difference in potential energy, surface energy। इसमें लिखिएगा it is the difference in potential energy, it is the difference in the potential energy of molecule at the surface, it is the difference in potential energy of molecule at the surface to equal number of molecules in the bulk, to the equal number of molecule in the bulk। नीचे के नोट में पॉइंट लिखना है, नीचे के नोट में पॉइंट लिखिएगा। The molecules present in bulk, कितना बना छोटा सा नोट, हफ्ते में नहीं आएगा। The molecules present in bulk, the molecules present in bulk are applied to greater attractive force, are applied to greater attractive force, so they are at lower potential energy, so they are at lower potential energy, they are at lower potential energy and are more stable, they are at lower potential energy and are more stable, and are more stable, are more stable। फोर्स ज्यादा लगेगा तो अट्रैक्शन ज्यादा लगेगी, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो पोटेंशियल एनर्जी कम कैसे होगा जब ज्यादा फोर्स लगेगा? ये क्यों है कि यार इसका वैल्यू कम हो सकता है, लेकिन चार मुझे क्यों क्योंकि मैं होता है मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर, देखिए एनर्जी जो है ना भाई, अट्रैक्शन ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल हो गया ना, एनर्जी कम, सिंपल। अब एब्जॉर्प्शन क्यों होगा ना, जहां पे भी अगर एब्जॉर्प्शन अपन कराते हैं तो एब्जॉर्प्शन किसी एनर्जी को चेंज करती है ना। एक पॉइंट और लिख सकते हैं नोट का सेकंड, एब्जॉर्प्शन अकर्स टू डिक्रीज सरफेस एनर्जी, एब्जॉर्प्शन अकर्स टू डिक्रीज सरफेस एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ADSORPT जो चैप्टर है, एब्जॉर्प्शन अकर्स टू डिक्रीज सरफेस एनर्जी। कहीं पे भी अगर एब्जॉर्प्शन अपन करवाएंगे तो हर जगह पॉइंट अपन क्या लेके चलेंगे, इसकी सरफेस एनर्जी की तरफ, है ना। क्या होगा भाई, सरफेस एनर्जी। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं नोट का कि एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक, एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक, मतलब हायर एनर्जी पे था, है ना, तो बाहर हायर एनर्जी पे था, किसी बॉडी पे आके चिपक गया, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज। रिपीट करेंगे एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक, भाई बाहर हाई एनर्जी पे है, कोई बेस मिल रहा है, वहां पे क्या करेगा तो जल्दी स्टॉप है ना, एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट पॉइंट, नोट का पॉइंट नंबर 4 लिख लेना, नोट का पॉइंट नंबर 4 लिख लीजिए। प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स increases the surface area,
pressure of gas molecules decreases the surface area. So surface energy decreases. So surface energy decreases. So surface energy decreases. अगर मान लीजिए कोई अगर एक सर्फेस में बता दे कोई अगर एक सर्फेस है ना उस पर अगर गैस अगर स्टिक करना गैस क्या करता है भाई प्रेशर तो बता रहा होगा प्रेशर से सरफेस एरिया बहुत कम हो गया सरफेस एरिया तो बढ़े गैस एक्सपैंड करना तो गैस में टच हो रहा है उसको जो और मतलब एक्सपेंड कैसे करेंगे किसमें से होता है एब्जॉर्प्शन का मतलब ये सब है ना कोई चीज यहाँ पे आके स्टिक कर जाएगा पहले ही घूम रहा था ज्यादा एनर्जेटिक है यहाँ पे आके स्टिक किया मैंने उसने अपनी एनर्जी छोड़ दिया उसने अपनी एनर्जी छोड़ दिया अगर ये कोई ऐसा बॉडी ले लो जिसपे प्रेशर लगाने से सरफेस एरिया कम हो जाए है ना सरफेस एरिया कम जितना ज्यादा सरफेस एरिया बोलेंगे एनर्जी ज्यादा है एनर्जी ज्यादा अगर कोई तो बोलेंगे इसका एनर्जी कम हो जाएगा एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा तो ऑलवेज जब भी हम बात करेंगे ना तो गैस के केस में हम सरफेस एरिया की रिडक्शन की बेसिस पे बात करेंगे अगर कोई और सब्सटेंस का एडिशन देख रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे भाई बल्क में जो है ना बल्क का एनर्जी सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा सरफेस पे एनर्जी कम है इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम रहेगा है ना बट दोनों का एनर्जी सेम है इधर इधर मूव करेगा ये इधर से इधर है ना हमेशा ही है सरफेस एरिया डायरेक्टली सरफेस एरिया डायरेक्टली है ना नेक्स्ट एक लिखना टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन पेज को दो पार्ट में डिवाइड करिएगा पहला है फिजिकल एब्जॉर्प्शन दूसरा है केमिकल एब्जॉर्प्शन पहला है फिजिकल एब्जॉर्प्शन दूसरा है केमिकल एब्जॉर्प्शन फिजिकल एब्जॉर्प्शन को बोलते हैं अपन फिजिसॉर्प्शन फिजिसॉर्प्शन PHYSI PHYSORPTI फिजिसॉर्प्शन SORPTI और केमिकल एब्जॉर्प्शन को बोलेंगे केमिसॉर्प्शन THEMI केमिसॉर्प्शन SORPTI समझदार पहला पढ़ेगा भाई फिजिकल एब्जॉर्प्शन Van der Waals forces are present. Van der Waals forces are present between adsorbent and absorbent. Van der Waals forces are present between adsorbent and absorbent. Adsorbent BAT and adsorbent. Chemisoption में लिखना chemical bonds are present between. Chemical bonds are present between. Chemical bonds are present between adsorbent and adsorbent. Chemical bonds are present between adsorbent and adsorbent. Okay. Second one is delta H of adsorption. What is the second? सेकेंड पर लिखना है डेल्टा एच एब्जॉर्प्शन फॉर फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज डेल्टा एच एब्जॉर्प्शन एंथैल्पी डेल्टा एच एब्जॉर्प्शन इज 20 to 40 किलोजूल पर मोल 20 to 40 किलोजूल पर मोल केमिसॉर्प्शन में लिखना है 82 to 40 किलोजूल पर मोल 82 to 40 किलोजूल पर मोल 82 to 40 82 80 बीच में हाइफन फिर देना 240 230 240 ये अभी घूमने जाने वाला है इसलिए इसका तीसरा पॉइंट तीसरा केमिकल रिएक्शन होगा ना बॉडी का फॉर्मेशन की एनर्जी ज्यादा है तीसरा पॉइंट इट इज नॉट स्पेसिफिक इसमें हाँ इसमें इट इज नॉट स्पेसिफिक मतलब किसी के बीच में नहीं आ सकता इसमें लिखना है इट इज स्पेसिफिक
क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन है। फोर्थ पॉइंट रिवर्सिबल, वो लिखना है रिवर्सिबल। फिजिकल अरे यही कारण है, केमिकल रिएक्शन कभी भी रिवर्सिबल नहीं है। यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो कैसे रिवर्स? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ये भी हर वक्त रिवर्सिबल नहीं होगा। हर वक्त नहीं होता। चलो लिखो पहले तो फिजिकल है। हाँ तो बॉन्ड के नाम में काम हर वक्त नहीं होता। पॉइंट नंबर 5 वाला लिखो, एडजॉर्प्शन वैलीज। Absorption varies as pressure increases. Absorption varies as pressure increases. Absorption varies as pressure increases. Absorption increases. And vice versa. As pressure increases, absorption increases. And vice versa. Vice versa. Chemical solution में लिखना है as pressure increases, absorption increases. As pressure increases, absorption increases. But it not decreases. With decrease in pressure. But it not decreases. with decrease in pressure. बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। प्रेशर में इनसे कंडीशन पे लेंगे, प्रेशर के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लेना चाहते हैं। बॉन्ड बना देगा और वहां पे जो फिजिकल प्रोसेस था ना कि फिजिकल बनाओगे तो ज्यादा पास है या छोटा हो तो दूर चल। प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगी तो ज्यादा पास। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, एज टेंपरेचर इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस। और उसमें लिखना है टेंपरेचर बढ़ने से बढ़ता है। पहले लिख तो यार, पहले वाले में फिजिकल में लिखना है एज टेंपरेचर इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस, और उसमें लिखना है टेंपरेचर बढ़ने से एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो भी समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 14 हो गया। लो एक्टिवेशन एनर्जी, उसमें लिखना हाई एक्टिवेशन एनर्जी, हाई एक्टिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेनेशन तो दे दीजिए। तीनों एक साथ से रिलेटेड है, इसलिए ख्याल रखिए। और ऐसा और कितने का पॉइंट है? एक लिख तो पहले, उसके बाद बताओ। लिखना है प्रोडक्टिव डिटरमाइन थर्मोडायनामिकली। Productive is determined thermodynamically. और उधर लिखना product is determined kinetically. अब देख, जहाँ पे लो एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा, एनर्जी वैल्यू को आसानी से क्रॉस कर लेंगे, है ना? इसलिए बोल सकते हैं टेंपरेचर ज्यादा बढ़ाओगे तो एब्जॉर्प्शन का वैल्यू बढ़ता है। लो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एनर्जी वैल्यू कम, वहां पे काइनेटिकली टेंपरेचर के टर्म्स में बात ही नहीं है, हम वो स्टेबिलिटी के टर्म्स में। काइनेटिक्स का डील करता था स्टेबिलिटी, है ना? थर्मोडायनामिक्स क्या डील करता है? एनर्जी। तो एनर्जी वैल्यू को क्रॉस कर गया तो डिक्रीज करेगा। अरे लो एक्टिवेशन एनर्जी है, थोड़े से टेंपरेचर पे ही पहुंच गया ना, एब्जॉर्ब हो गया। ज्यादा हीट कर दोगे तो फिर निकल जाएगा बाहर। इसलिए एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? एब्जॉर्ब करना। किस पे? मेटल पे नहीं होगा, किसी भी जगह एब्जॉर्बेंट। हाँ, तो वो कम टेंपरेचर पे ही फिर एब्जॉर्ब कर दिया, फिर से उसको हीट कर दिया, क्या होगा? और एब्जॉर्ब सब कुछ थोड़ा खत्म हो जाएगा, फिर भागने लगेगा ना यार। और इसमें डिक्रीज में काइनेटिकली करता है। काइनेटिक्स मतलब एनर्जी का क्या कहते हैं? एनर्जी का। उसमें नहीं चलेगा। केमिकल खाली फिजिकल लेवल पे कैसे चलेगा?
तू जाके केमिकल काइनेटिक्स एक बार पढ़ के आ। बात की बात है वो बात की बात है, तो उसकी मतलब समझ में नहीं आएगा बात की बात क्या है। एक फिजिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है बता। फिजिकल में केमिकल में फिजिकल बता पहले, फिजिकल क्या होता है? चेंज स्टेट ऑफ पार्टिकल। हाँ बस, और केमिकल क्या होता है? बॉडी का फॉर्मेशन होगा ना, तो कंप्लीट कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर कुछ नहीं कर पाएगा भाई। स्ट्रॉन्ग बॉडी वाला तो हम क्या बोलेंगे, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा अपने को काइनेटिक्स के टर्म्स में। इसमें टेम्परेचर बढ़ने से इंक्रीज कर रहा है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बन गया, बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा हाई टेम्परेचर। तो कांस्टेंट रहना चाहिए ना। क्यों कांस्टेंट रहेगा भाई? एनर्जी और ज्यादा ले सकता है ना, बाहर वाले मॉलिक्यूल साथ सकते हैं ना। इसका हीट मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। काइनेटिक्स में टेम्परेचर का रिलेशन कुछ पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे कि जैसे एनर्जी का E = CA/RT था। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बोलेंगे, बॉन्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से का वैल्यू बढ़ेगा, इसलिए बोला काइनेटिक्स पढ़ती है। हां तो ये पता है नहीं पता है तो आगे को कैसे एक्सप्लेन करूं? मतलब यही जो भी मैं बताया ये मैं नहीं समझा, ये तो बोल रहा भाई। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है ये बता। काइनेटिकली का मतलब क्या है? काइनेटिकली और थर्मोडायनामिकली का मीनिंग क्या होता है? काइनेटिकली का मतलब ऑर्गेनिक में इसका पता है, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट पता था। थर्मोडायनामिकली लाइफ होता है, काइनेटिकली बेसिक लाइफ होता है। नहीं पता तो क्या भाई पढ़िए आधा क्या पढ़ना है टॉपिक बता। केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स का प्रोडक्ट कब होता है, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट कब होता है, ये दोनों जब पढ़ के आओगे देन इस 8 नोट के पॉइंट्स को पढ़ना सब कुछ पढ़ना। आज रात को या कुछ हां आज रात को पढ़ने के बाद बता दो। चलिए मिलते हैं फिर अपने क्लास, बाय बाय।